पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस बार बीजेपी ने एक बड़ी अच्छी रणनीति बनाई है, कह सकते हैं कि बड़ी तगड़ी रणनीति के साथ उतर रही है और ममता बनर्जी को घेरने के लिए उस सिंगूर का इस्तेमाल किया जाएगा। उस सिंगूर का जो आपको याद होगा कि किस तरह से सिंगूर में ही आंदोलन करके ममता बनर्जी बंगाल की सत्ता में आई थी 2011 में और वहाँ पर उन्होंने कुछ 11 दिन या मुझे याद एग्जैक्टली याद नहीं रहे 11 या 21 दिन उन्होंने 11 दिन शायद उन्होंने भूख हड़ताल की थी और उसकी वजह ये थी कि वहाँ पर टाटा का फैक्ट्री वहाँ पे लगनी थी, टाटा की फैक्ट्री लगनी थी, कार की फैक्ट्री लगनी थी और उसके विरोध में ममता बनर्जी ने ऐसा माहौल बनाया, ऐसा बवाल काटा कि आखिरकार टाटा को सिंगूर छोड़कर जाना पड़ा और वहाँ पर ममता बनर्जी वहाँ की सत्ता में विराजमान हो गई। लेकिन जहां पर सत्ता में तो आ गई, लेकिन बंगाल का जो कहते हैं ना कि औद्योगिकरण वहीं से रुक गया और उसके बाद जो बंगाल का जो हाल हुआ है वो सबको मालूम है कि क्या। और आज की तारीख में भी जो सिंगूर है वहां पर बंजर इलाके हैं, वहां के लोगों को रोजगार नहीं मिला, वहां की स्थिति बड़ी खराब है। तो पिछली बार नंदीग्राम में घेरा था बीजेपी ने ममता बनर्जी को, तब जो शुभेंदु अधिकारी थे उन्होंने ममता बनर्जी को हराया था। टीएमसी की बड़ी जीत होने के बाद भी वहां पर नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने हराया और इस बार नंदीग्राम के साथ सिंगूर का इस्तेमाल करके बीजेपी ममता बनर्जी को घेरने का बड़ा प्लान कर रही है। उसका पहला अध्याय आपने देखा कि कैसे प्राइम मिनिस्टर जाकर के वहां पर कुछ 836 करोड़ का वहां पर परियोजना को शुरू किया है और उन्होंने कहा है जो 100 साल में नहीं हुआ वो पिछले 24 घंटे में हुए। जब वो गए थे वहां पर तो उन्होंने ये कहा था और अब मिला जुला के सचिन ये स्थिति दिख रही है कि एक ऐसा कमजोर नब्ज जो बंगाल का है। एक ज़माने में बंगाल कभी भारत की राजधानी में कोलकाता हुआ करता था और वहाँ पर इंडस्ट्री की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कई दशकों में कांग्रेस की और सीपीएम की, कम्युनिस्ट पार्टी की और अब ममता बनर्जी की सरकारें आने के बाद वहाँ पर स्थिति ऐसी हो गई है कि उद्योग धंधे बिल्कुल नदारद हैं, वहाँ पर बेरोजगारी भी अपने चरम पे है और ऐसा एग्रीकल्चर भी इस लेवल का नहीं है कि वहाँ के लोगों की मतलब आर्थिक तौर पर देखें तो बंगाल अभी भी बहुत पिछड़ा है और बीजेपी लोगों के एस्पिरेशन को भांप चुकी है। इसलिए एक इमोशनल मुद्दा सिंगूर जहां से ममता बनर्जी की शुरुआत हुई, एज ए मुख्यमंत्री के कह सकते हैं कि उसी जगह से शुरुआत उनकी हुई है और अब बीजेपी वहीं पर 15 साल को घेर रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो मतलब सिंगूर एक जगह जिसको ममता की पॉलिटिकल नर्सरी कह सकते हैं, जहाँ से शुरुआत की और पूरा बंगाल का सियासत में सबसे बड़ा उलटफेर हुआ, जो ममता बनर्जी सत्ता तक पहुंच गई और उसके बाद तो लेफ्ट खत्म ही हो खत्म कर दिया उन्होंने। लेकिन वो जो एक आंदोलन था उसमें जो तस्वीरें थी ममता बनर्जी की वो सबको याद होंगी। लेकिन उस समय से लेकर आज तक समय बहुत बदल गया बंगाल में। अब बंगाल में लोगों को लगता है कि विकास चाहिए और नई चीज़ें चाहिए और वहाँ से जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि असोल परिवर्तन जो नारा शुरू किया था, मुझे लगता है ये बड़ा फैक्टर होगा कि नंदीग्राम पिछले बार था इम्पैक्ट, अब ये दूसरा पार्ट है जो सिंगूर बनेगा। और अगर यहाँ मान लीजिए टाटा नहीं भी आती है लेकिन कोई और इंडस्ट्रीज आएंगी, हालांकि ज़मीन का मुद्दा अभी भी है, कई लोग अभी भी ज़मीन चाह रहे हैं, लेकिन अगर सरकार उनको मुआवजा दे देती है और इंडस्ट्री डेवलप होती है, ज़मीनों का जितना भी विवाद है वो ख़त्म हो जाता है, तो ममता बनर्जी के लिए ये बहुत बड़ा मतलब एक तरह से कहें कि बंगाल की नई छवि आएगी। और सही बात कहा आपने कि गरीब राज्यों में गिनती हो रही है, क्योंकि आप दिल्ली से कंपेयर कर लीजिए, मुंबई से कंपेयर कर लीजिए, चेन्नई से कंपेयर कर लीजिए, उसमें कोलकाता की स्थिति वैसी मेट्रो की तरह नहीं है। नाम तो मेट्रोपॉलिटन है लेकिन उससे बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन अब अहमदाबाद जैसे शहर हो गए हैं। तो इस हालत में मुझे लगता है कि सही शुभेंदु अधिकारी का भी बयान है कि जहां से ममता ने शुरुआत की थी, बिगनिंग ऑफ द एंड, हाँ वही होने वाला है। ये बहुत बड़ा बयान है। और आप भी मेरे ख्याल आप भी हैं तो बिहार से रहने वाले, लेकिन आपका भी बंगाल से लगा हुआ इलाका है और मैं भी बंगाल में कई बार देखा गया हूँ। जो वहाँ पर ग्रामीण अगर क्षेत्रों में जाकर के देखें तो स्थिति बहुत ही खराब है। वहाँ पर इतनी खेती बाड़ी का इस तरह का व्यवस्था नहीं है, लोग जैसे जी रहे हैं मतलब वही हालात में मुझे ऐसा लगता है कि आज से 20 साल पहली वाली जो स्थिति थी उसी में जी रहे हैं। लेकिन वहाँ का माहौल एक्चुअली हमेशा भावनात्मक मुद्दे पर वहाँ पर बंगाल को किया गया है, लेकिन बंगाल का दोहन तो किया गया। सत्ता में लोग आए तो 30 से ज़्यादा 35 साल करीब कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार भी रही, उससे पहले 2-3 दशक कांग्रेस की सरकार भी रही, लेकिन बंगाल पिछड़ता गया। आखिर क्या ऐसी वजह है कि भारत के कई राज्यों में, आप गुजरात को ले लीजिए, आप बाकी अगर साउथ में सारे स्टेट्स में बढ़ते गए, यहाँ तक कि बिहार में बहुत बदलाव आया है, लेकिन जो बंगाल इस देश की कभी राजधानी वहाँ कोलकाता हुआ करता था, उस बंगाल को आखिर हो क्या गया? तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो बने कि 15 साल से अब ममता बनर्जी भी सत्ता में है, तो उन्होंने बंगाल को ऐसा क्या दिया? कब तक ये भावनात्मक मुद्दों को, ये माँ माटी मानुष को लेकर चलती रहेंगे और वहाँ पर वो काम नहीं होगा? वहाँ तो वही माँ माटी मानुस वाला जो फैक्टर था, मतलब वो भी मुझे लगता है, जब मैं सिंगूर गया हूँ एक बार, तो वहाँ हालात वैसे ही हैं। मतलब बंजर जमीन, पुरानी जो चीज़ें, फैक्ट्री के सामान वो पड़े हुए हैं। कई लोगों को अभी भी इस बात का एहसास होता है कि माँ माटी मानुस और बाहरी और वर्सेस बंगाली का जो वो एक समीकरण चलता था कि लोग बाहरी हैं वो अंदर नहीं आएंगे। अरे
जो लोग इंडस्ट्री पैसा लगा रहे हैं वो तो बाहरी ही होंगे, वो बंगाल के तो लोग हैं नहीं। तो उस हालत में सिंगूर में भी कुछ लोगों का ये मानना है कि इस चक्कर में विकास से वो दूर होते चले गए और वो पिछड़ते चले गए पूरे स्टेट में, बाकी स्टेट से कंपेयर करें तो उन लोगों को भी लगता है कि चलो हम ज़मीन दे देंगे, बदले में कुछ तो इंडस्ट्री बनेगी, रोजगार तो आएगा, जो पलायन है वो तो जाएगा, क्योंकि बिहार के भी कई लोग बंगाल में आकर काम करते हैं। तो इस स्थिति में मुझे लगता है कि ममता बनर्जी का माँ माटी मानुस का जो फॉर्मूला था वो अब शायद इस बार काम नहीं और आएगा। वैसे वैसे अच्छा आप बताइए कि अगर ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाहरी करती हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बाहरी करती हैं, और जो बांग्लादेश घुसपैठी आ रहे हैं वो कहाँ के हैं? वो क्या घर के हैं क्या? सिर्फ इसलिए कि वो बांग्ला बोलते हैं? आज जो बंगाल की स्थिति खराब हुई है उसमें बहुत बड़ा उसका हाथ घुसपैठियों का हाथ है। तो अब तो मुझे लगता है कि बाहरी वाला मुद्दा भी उस तरह से वो नहीं होने वाला है, क्योंकि जैसे ही एसआईआर का ऐलान होता है तो जो भी वहाँ घुसपैठी है तो लाइन लगी भागने की। तो भगोड़े कौन थे? भाग कौन रहे थे? क्यों भाग रहे थे? अगर वो बंगाल के थे तो भाग क्यों रहे थे? सरकार ने तो एसआईआर की घोषणा की, लेकिन उनको पता था कि वो यहाँ के नहीं हैं, उनको प्रॉब्लम होने वाली है, तो उन्होंने भागना शुरू कर दिया। और याद कीजिए, अगर उस इंसिडेंट को, चूंकि सिंगूर की बात हो रही है, उस समय जब टाटा ने, जब ममता बनर्जी के आंदोलन से जब परेशान हो गया टाटा, तो वहाँ से रतन टाटा ने एक मैसेज किया था नरेंद्र मोदी को, जो कि उस समय के गुजरात के सीएम हुआ करते थे। और अभी भी ये याद है मुझे कि नरेंद्र मोदी ने जब वहाँ पर सानंद में जब चला गया, टाटा का फैक्ट्री चला गया, उद्घाटन होना था, तो उस समय मुख्यमंत्री जो नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने कहा था कि देखिए 1 रुपए के मैसेज की क्या ताकत होती है, कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो पूरे पश्चिम बंगाल की तस्वीर को बदल सकता था, वो उठ करके गुजरात में चला गया। आज बंगाल वहीं के वहीं खड़ा है और गुजरात बहुत आगे निकल गया। क्योंकि अगर वो फैक्ट्री अगर सिंगूर में रहता, लग जाती वो फैक्ट्री, तो मुझे नहीं लगता इससे किसी को नुकसान होना था। कुछ नहीं। और ममता बनर्जी ने कैसे उनको ये मुद्दा हाथ लगा कि वो, और कैसे लोगों को उन्होंने समझाया। लेकिन ये भी एक समझने की बात है कि सियासत और समीकरण कैसा होता है, और कैसे आप लोगों का माइंडसेट चेंज कर देते हैं कि एक फैक्ट्री लगने से लोगों का नुकसान हो रहा है, और लोग भी इस बात को मान गए। मुझे लगता है काफ़ी हद तक ये था कि उनको लग रहा होगा कि अगर यहाँ फैक्ट्री लग जाती है तो सबसे बड़ा नुकसान विकास की जो राजनीति है वो चल जाएगी, और उसके कारण जो इनका तुष्टीकरण का जो फॉर्मूला है, जो बाहर के लोगों को बुलाना है, ये सारा उनका फेल हो जाएगा। इस तरह से लोगों को जो डराने का एक तरीका होता है कि बाहरी लोग आएंगे और आपकी ज़मीन हड़प लेंगे, आपके पैसे हड़प लेंगे, लेकिन उससे फ़ायदा किसका हुआ? उससे फ़ायदा हुआ बस ममता बनर्जी का। बाकी जितने लोग थे, बंगाली माटी मानुस, ना माटी मिली, ना मानुस के पास पैसा मिला, और बंगाल जो है वो ममता बनर्जी और अभी भी अगर आप बंगाल के लोगों से बात की, जो एक्चुअल में जो लोकल हैं, अभी भी तो कब्जा घुसपैठियों का हो गया। अभी बंगाल के ज़्यादा हिस्से पर कब्जा घुसपैठियों का है, जिससे वहाँ के लोकल लोगों की काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और होती भी रहेंगी। तो ये देखिए, आप मुझे थोड़ा याद, इसमें थोड़ा सा मैं लालू यादव से तुलना इसलिए करना चाहता हूँ कि जब लालू यादव बिहार की पॉलिटिक्स में आए तो उन्होंने जाति पाति को तो मुद्दा बनाए ही, छोटी जातियों को बताया कि आपके साथ शोषण होता है। भावनात्मक मुद्दे एक समय तक तो चलते हैं, लोग उनकी बातों में आते हैं, लेकिन उसके बाद क्या? सेम स्थिति मुझे लगे 15 साल तक लालू यादव ने इसी भावनात्मक पॉलिटिक्स का फायदा उठाया, बिहार में राज करते रहे। लेकिन जिस वक्त वहाँ के लोगों को ये लगा कि हम तो बहुत पिछड़ गए, पीछे चले गए, हमारा तो कुछ आगे हम बढ़ ही नहीं रहे, तो वहाँ फिर लालू का वो खत्म हो गया। वही स्थिति आज ममता बनर्जी की दिख रही है कि जो भावनात्मक मुद्दे पर वो आई थी, जिस तरह सत्ता बनी थी, और लगातार उसको उन्होंने वाम को खत्म कर दिया, कांग्रेस को खत्म कर दिया, कोई ऑल्टरनेटिव था नहीं। लेकिन अब बीजेपी खासकर पिछले चुनाव के बाद खड़ी हो गई है एक मुख्य विपक्षी दल के तौर पर भी, और काफी कुछ बीजेपी ने इस बीच में जमीन पे किया है। आज बीजेपी के पास नेताओं की फौज भी है, कार्यकर्ता भी है, बस उनको ममता बनर्जी को बस एक ही तरीके से घेरने की कोशिश कर रहे हैं वो। हाँ, लेकिन इसमें एक बात और भी मैं कहना चाहूँगा कि लेकिन जैसे बीजेपी ने अनाउंसमेंट तो बहुत किए हैं, लेकिन अगर वो सिर्फ चुनावी नारे ना रहे, वो अगर विकास हो, ग्राउंड लेवल पे वो काम हो, तो शायद बंगाल की स्थिति बदलेगी, लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। और जो हालत अभी आप जैसे बिहार की बात कर रहे थे, बिहार में अब देखिए आरजेडी का कमबैक अब मुझे नहीं लगता कभी हो पाएगा आने वाले 10-12 साल में। मुश्किल लग रहा है। तो अगर यही स्थिति, अगर उन्होंने बंगाल में अपने वादों को पूरा किया, कुछ भी % कभी पूरा करते हैं, और बंगाल के लोगों को लगा कि नहीं, बीजेपी उनके लिए काम कर रही है, सिर्फ ध्रुवीकरण नहीं चाहती है बीजेपी। ऐसा नहीं कि आपने वोट ले लिया, सत्ता हथिया ली और उसके बाद फिर आपने काम छोड़ दिया, तो फिर ममता बनर्जी के लिए भी कमबैक, और शायद मुझे लगता है उनके पॉलिटिकल करियर भी खत्म होने लगेगा। बिल्कुल सही बात आपने कहा, और यही बात है। लेकिन इसमें बीजेपी के साथ प्लस पॉइंट वो है कि जिस टाटा को उन्होंने, ममता बनर्जी ने बंगाल से भगाया था, उस टाटा को गले लगाने वाले नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और आज प्रधानमंत्री के तौर पर उसी सिंगूर में जाकर कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स उन्होंने ऐलान किया और वहां पर चीजें उन्होंने
वादा भी किया है, बीजेपी ने वादा किया है कि अगर वो सत्ता में आती है तो टाटा को वहां पर लाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। और बीजेपी, सचिन की बात बिल्कुल सही है कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो, ये भी कंडीशनल, अभी तो चुनाव होगा, चुनाव का नतीजा आएगा, और आती है और सचमुच में अपने वादों को पूरा कर पाती है तो ममता बनर्जी के लिए भी कमबैक करना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए इस बार सिंगूर पे नजर बनी रहेगी। सिंगूर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर के तौर पर बीजेपी इस इमोशन को भुनाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। सिंगूर और नंदीग्राम के नाम पर बीजेपी ने ममता बनर्जी को घेरने का पूरा प्लान किया है। आप सिंगूर पर आप भी नजर बनाए रखिए और हम लगातार अपडेट्स आपको देते रहेंगे। अगर अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद।